नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर में फुल टाइम गायनेकोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईयूआई की प्रक्रिया के बारे में। दरअसल आईयूआई की प्रक्रिया क्या होती है, यह कैसे उपयोगी होती है, किन कपल्स में आईयूआई की प्रक्रिया की सलाह दी जाती है, किन कपल्स में आईयूआई की प्रक्रिया अवॉइड करनी चाहिए, इनमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, उनके फेल होने के क्या कारण है, और अगर आईयूआई की प्रक्रिया फेल हो तो आगे क्या किया जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे हम आईयूआई है क्या। आईयूआई यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इसे कृत्रिम गर्भधारण की प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें हम पेशेंट के पति का वीर्य लेकर उसे बाहर साफ कर शुक्राणु की गति बढ़ाकर अच्छे शुक्राणु को अलग कर पोषण तत्वों के साथ गर्भाशय के मुख को पार करके एक छोटी सी नली कैथेटर द्वारा सीधा गर्भाशय में रखा जाता है। आईयूआई की प्रक्रिया कैसे उपयोगी होती है। कई बार स्त्री के गर्भाशय के मुख पर पुरुष के शुक्राणुओं के विरुद्ध एक अवरोध पैदा होता है। एंटीबॉडीज के रूप में यह अवरोध पाया जाता है। इंटरकोर्स के बाद जब शुक्राणु गर्भाशय के मुख तक पहुंचते हैं, तब यह एंटीबॉडीज शुक्राणु के साथ जुड़कर उनको मार गिराते हैं, जिसकी वजह से शुक्राणु गर्भाशय का मुख पार कर गर्भाशय के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। कई बार शुक्राणुओं की गति अच्छी नहीं होती है या उनमें पोषक तत्वों की कमी होती है, तब आईयूआई की प्रक्रिया काफी फायदेमंद होती है। इससे हम शुक्राणु का ट्रैवल टाइम भी कम करते हैं और ट्रैवल डिस्टेंस भी कम करते हैं। नॉर्मली इंटरकोर्स के बाद गर्भाशय के मुख पर वीर्य का डिपोजिशन होता है। आईयूआई में हम गर्भाशय के मुख को पार कर नली द्वारा शुक्राणु को गर्भाशय के अंदर रखते हैं, जिनसे वो गर्भाशय की जो नलियां होती है उनके नजदीक होता है और उन्हें कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। आईयूआई को हम पेशेंट के ओव्यूलेशन टाइम के साथ जोड़ते हैं, जिससे बीज का अलग होना और उससे शुक्राणु का मिलन होना काफी तौर पर बढ़ जाता है। अब ये हम किन कपल्स में इनकी सलाह देते हैं। आईयूआई की प्रक्रिया की सलाह अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में, यानी जिनमें शुक्राणु का रिपोर्ट भी नॉर्मल है, शुक्राणु की गति भी नॉर्मल है, गर्भाशय की दोनों नलियां पेशेंट की खुली है, पेशेंट को ओव्यूलेशन भी होता है पर प्रेगनेंसी नहीं रहती है, या जिनमें शुक्राणु में कोई कमी होती है, या तो शुक्राणु का अच्छा न होना या कम होना या गति कम होना। इन पेशेंट्स में आईयूआई से प्रेगनेंसी रेट दुगना बढ़ता है। अगर किसी पेशेंट को नॉर्मली तौर पे प्रेग्नेंट होने का परसेंटेज अगर 2 से 3% है, तो आईयूआई के द्वारा हम इसे 10% तक ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जिन पेशेंट्स में दोनों नलियों का ब्लॉक होना रहता है, उनमें ओव्यूलेशन ही नहीं होता है, उन पेशेंट्स में आईयूआई की प्रक्रिया नहीं की जा सकती है। अब आईयूआई की प्रक्रिया करते कैसे हैं। पेशेंट को मासिक के माहवारी के दूसरे दिन बुलाकर ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कर उनके बीज की संख्या देखी जाती है, गर्भाशय का आकार और गर्भाशय की दीवार देखी जाती है। उसके बाद में उनको दवाई और इंजेक्शन शुरू किए जाते हैं। 8वें दिन वापस बुलाकर फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग की जाती है, यानी बीज कितने बड़े बन रहे हैं वो देखे जाते हैं और उस हिसाब से दवाई का डोज बढ़ाना या घटाना तय किया जाता है। एक बार फॉलिकल 20 mm तक का बड़ा हो जाता है, 18 से 20 mm तक का, तब ट्रिगर इंजेक्शन कहते हैं, यानी अंडकोश को अंडाशय से अलग करने का इंजेक्शन वह दिया जाता है। इस इंजेक्शन के करीबन 36 to 48 आवर्स के बाद ओव्यूलेशन होता है, तो उस टाइम का ध्यान रखकर पेशेंट के पति को बुलाकर उसका वीर्य लेकर अच्छे से साफ किया जाता है, शुक्राणुओं की गति बढ़ाई जाती है, उनको पोषक तत्वों के साथ मिलाया जाता है और कैथेटर की मदद से गर्भाशय का मुख पार कर गर्भाशय में रख दिया जाता है। आईयूआई की प्रक्रिया के दौरान हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, आईयूआई एक डे केयर प्रोसीजर है। इसमें 2 से 3 घंटे का ही समय लगता है। एक बार शुक्राणु वीर्य को साफ कर शुक्राणु गर्भाशय के अंदर रख दिए जाए, उसके बाद पेशेंट को 15 मिनट ही आराम करना होता है, लेटे रहना होता है। उसके बाद आप अपने रोजमर्रा के काम कर सकते हो। आपको छुट्टी लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
खाने पीने में भी जो पौष्टिक आहार आप लेते हो वो ले सकते हो। अच्छा, IUI से क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, IUI में जब वीर्य का सैंपल प्रिपेयर करने में आता है, सीमेन एनालिसिस करने के बाद किसी भी पैथोलॉजी लेबोरेटरी में उस वीर्य को भेजा जाता है और उस वीर्य से शुक्राणु को अलग किया जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जिस लेबोरेटरी से वो प्रिपेयर होता है, अगर वहाँ पे प्रॉपर स्टरिलाइजेशन एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज का यूज नहीं करते तो हो सकता है वो सैंपल इन्फेक्ट हो जाए, संक्रमित हो जाए। और अगर ऐसा सैंपल गर्भाशय में रखा जाए तो गर्भाशय में भी चेप लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और प्रोसीजर भी फेल हो सकती है। इसलिए अगर आप IUI की प्रक्रिया करवाना चाहते हैं या आपके केस में IUI जरूरी है तो किसी अच्छे से फर्टिलिटी क्लिनिक में जहाँ पे उनकी IVF लैब हो या IUI लैब हो, वहीं पे करवाना चाहिए। IUI की प्रक्रिया फेल क्यों होती है? देखिए, IUI की प्रक्रिया के लिए नलियों का खुला होना बहुत जरूरी है, पर सिर्फ नलियों का खुला होना जरूरी नहीं है, उनका काम भी अच्छा होना चाहिए। गर्भाशय से निकलने वाली 2 नलियों का काम होता है अंडाशय से अलग हुए अंडकोश ओवम को पकड़ना, उन्हें नलियों के अंदर लाना, शुक्राणु को रास्ता देना अंडकोश तक पहुंचने के लिए, शुक्राणु और अंडकोश का मिलन होने देना, जो भ्रूण इनके मिलन के बाद तैयार होता है उसे पोषण देना और 5 दिन के भ्रूण को नली को अपने में से अलग करके गर्भाशय की दीवार तक पहुंचाना जहां पे वो फलित हो सकता है। अगर इनमें से किसी भी कार्य में नलियां अच्छे से काम नहीं देती है, अच्छे से साथ नहीं देती है, तो भी IUI की प्रक्रिया फेल हो सकती है। हो सकता है जो अंडकोश है, ओवम है, उसकी क्वालिटी खराब है, या जो शुक्राणु है उसमें रंगसूत्रों की कोई खामी है, कोई मेजर डिफेक्ट है, तब यह प्रक्रिया फेल हो सकती है। अब अगर IUI की प्रक्रिया हम 2 से 3 बार करते हैं फिर भी फेल होती है तो हमारे लिए बेहतर रहता है कि हम ऐसे पेशेंट्स को IVF टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह दें। आशा करती हूँ इस वीडियो में IUI से जुड़े आपके कुछ प्रश्नों का समाधान मिला होगा। थैंक यू।